एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का यूनिक स्टडी पॉइंट चैनल पर। तो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि वेरियस सिस्टम्स के हम लोगों ने वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाले थे, ठीक है। और सारे वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हमने निकाल लिए थे सारे सिस्टम्स के। और पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था, कंपैरिजन कर रहे थे, ठीक है। सारे सिस्टम्स के हमने वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाले थे और उन सिस्टम्स का कंपैरिजन कर रहे थे। तो कंपैरिजन की बात करें तो हमने डीसी सिस्टम के जो भी कंपैरिजन होते हैं वो हमने अपने कवर कर लिए थे। और आज अगर हम लोग बात करते हैं तो एसी सिस्टम की, और एसी सिस्टम में आपके जो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर हम लोगों ने निकाले थे उन सिस्टम को क्या करते हैं, एक सारणी बना करके उनका कंपैरिजन कर लेते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हमने डीसी सिस्टम के लिए किया था उसी तरीके से हम लोग भी इसमें एसी सिस्टम के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सिस्टम्स का नाम डालेंगे, 3 कॉलम बनाएंगे। पहला क्या हो जाएगा, सिस्टम्स का नाम, सिस्टम पे क्या होता था, सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर टू अर्थ। और इधर साइड क्या होता है, इधर साइड हमने क्या बनाया था, सेम मैक्सिमम वोल्टेज बिटवीन कंडक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से 3 कॉलम बनाएंगे और तीनों कॉलम बना करके हम सारे सिस्टम्स का कंपैरिजन करेंगे, ठीक है। ये क्या है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, कंपैरिजन ऑफ वेरियस सिस्टम, ठीक है। तो डीसी सिस्टम की हमने देख लिया था, चार्ट बना करके उसका हमने कंपैरिजन कर लिया था। अब एसी सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो एसी सिस्टम में आप जानते हैं 3 टाइप के सिस्टम होते हैं, सिंगल फेज का सिस्टम, 2 फेज सिस्टम और 3 फेज सिस्टम। तो सिंगल फेज सिस्टम की अगर हम लोग बात करते हैं तो पहला आप डालेंगे हेडिंग सिंगल फेज एसी सिस्टम, ठीक है। अब सिंगल फेज एसी सिस्टम में भी आपके इसके पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं, एक तो होता है आपका 2 वायर सिस्टम, और एक होता है 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ सिस्टम, और थर्ड जो होता है 3 वायर सिस्टम, ठीक है। तो इनका हम लोग क्या करते हैं, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकालते हैं और देखते हैं। तो पहला क्या है, 2 वायर सिस्टम, 2 वायर एसी सिस्टम, यानी कि सिंगल फेज 2 वायर एसी सिस्टम। सेकंड क्या हो जाएगा, सेकंड क्या होता है, 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ एसी सिस्टम। और थर्ड इसमें क्या है, 3 वायर एसी सिस्टम, ठीक है। यानी कि सिंगल फेज में आपके 3 सिस्टम होते हैं, 2 वायर एसी सिस्टम, सिंगल फेज 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ एसी सिस्टम, सिंगल फेज 3 वायर एसी सिस्टम, ठीक है। अगर हम लोग इसमें क्या बात करते हैं कि कंडक्टर और अर्थ के बीच में वोल्टेज कितना होता है, तो इस केस में हम लोगों ने क्या निकाला था, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। तो उसी बेसिस पे हमने क्या किया, डिसाइड किया है कि मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा उस केस में। तो देखिए कितना होता है, 2y, इसके लिए क्या हो जाएगा, 2y cos स्क्वायर फाई, ठीक है, cos स्क्वायर फाई। नेक्स्ट इसी में अगर बात करें कि सिंगल फेज एसी सिस्टम में ये होता है वोल्टेज, लेकिन कंडक्टर के बीच बात करें, दोनों कंडक्टर के बीच में वोल्टेज, तो इस केस में भी इसका कितना होगा, 2y cos स्क्वायर फाई, ठीक है। इसी हिसाब से अगर हम लोग बात करें इसके, यहाँ पे इसके सामने लिख लीजिए क्या है, 2 अपॉन cos स्क्वायर फाई और 2 अपॉन cos स्क्वायर फाई, ठीक है। तो ये क्या है, इस सिस्टम के लिए है। ऐसे ही अगर बात करते हैं 2 वायर विद मिड पॉइंट अर्थ एसी सिस्टम की, तो इसमें क्या होता है, 0 पॉइंट, इसके लिए क्या हो जाएगा, 0.5 cos स्क्वायर फाई, ठीक है। और अगर दो कंडक्टर के बीच में अगर देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, 2y cos स्क्वायर फाई, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं 3 वायर एसी सिस्टम में,
तो 3 वायर एसी सिस्टम के लिए देखिए कितना होता है 0.625 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई, ये निकल के आता है। ठीक है, और हम अगर बात करते हैं इसके मैक्सिमम दो कंडक्टर के बीच में कितना वोल्टेज हो सकता है, तो वो कितना होगा 2.5 कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिंगल फेज का हो गया। ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं उसकी सारणी बनाते हैं 2 फेज के लिए और 3 फेज के लिए। ठीक है, तो इतना नोट करिए आप पहले। तो ये जो हमने बात कर ली सिंगल फेज के, ऐसे ही 2 फेज में आपने देखना होगा 2 फेज एसी सिस्टम। तो 2 फेज एसी सिस्टम के लिए अगर हम लोग बात करें तो इसके दो सिस्टम होते हैं। कौन कौन से दो सिस्टम होते हैं? इसके दो सिस्टम क्या होते हैं? 2 फेज 4 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, और सेकंड क्या होता है? सेकंड क्या है? 2 फेज 3 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, इसकी अगर बात करते हैं 2 फेज 4 वायर एसी सिस्टम में, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना होगा कंडक्टर और अर्थ के बीच में? वो कितना होता है 0.5 कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, यही अगर बात करते हैं दो कंडक्टर के बीच में, यही वोल्टेज अगर कंपेयर कराएं तो ये कितना होता है 2 अपॉन कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, ऐसे ही अगर बात करते हैं 2 फेज 3 वायर एसी सिस्टम की, तो इसके लिए वोल्टेज कितना होता है? इसके लिए होता है कंडक्टर और अर्थ के बीच में 1.475 कॉस स्क्वायर फाई, यही होता है। ठीक है, और अगर हम लोग बात करते हैं कंडक्टर के बीच में, तो इसका कितना हो जाएगा 2.914 कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो ये आप क्या है इसको आप बना लीजिए सारणी, क्योंकि ये चीज आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो इसको नोट करिए पहले। फिर आपका क्या बचा है 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम का भी हम लोग एक चार्ट बना लेते हैं, और ये पॉइंट आप याद रखें। अब बात करते हैं आपका एसी सिस्टम में 3 फेज एसी सिस्टम। तो 3 फेज एसी सिस्टम के लिए क्या हो जाएगा? देखिए 3 फेज एसी सिस्टम। ठीक है, अब 3 फेज एसी सिस्टम में आपके क्या दो टाइप के सिस्टम होते हैं। कौन कौन सा होता है? लिखेंगे पहला 3 फेज 3 वायर सिस्टम, 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम। और सेकंड क्या होता है 3 फेज 4 वायर एसी सिस्टम। 4 वायर एसी सिस्टम। अगर हम लोग बात करते हैं 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम में, तो इसका अगर वोल्टेज की बात करें तो ये कितना आ जाए 0.5 इसके क्रॉस 0.5 कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, ये कितना आएगा 0.5 कॉस स्क्वायर फाई। जैसा कि हम लोग कैलकुलेट किए हैं, ये क्या हो जाएगा 1.5 कॉस स्क्वायर फाई। और इसका अगर बात करें तो ये कितना हो जाएगा 0.583 कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, और ये 1.75 कॉस स्क्वायर फाई। ठीक है, तो यहां से हमने देखा कि सारे सिस्टम्स का वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर निकाल के हमने एक सारणी में आपको बना के रख दिया है। और यहाँ से हम देख सकते हैं कि जो भी सिस्टम आपका इन सारे सिस्टम्स का यूज करते हैं, तो सबसे अगर इकोनॉमिकल की बात करें, सबसे मोस्ट इफिशियंट की बात करें, तो वो कौन सा सिस्टम होता है आपका 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, कौन सा होता है 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम। तो आप लिख लीजिए, चाहे इसको नोट में लिख लीजिए, क्या होता है मोस्ट इकोनॉमिकल एंड इफिशिएंट, मोस्ट इफिशिएंट सिस्टम कौन सा होता है 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम। ठीक है,
ये नोट कर लीजिए आप, ये कुछ पॉइंट थे, आप इसको नोट करिए। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से सारे सिस्टम्स का हमने देखा कि सबसे मोस्ट इकोनॉमिकल सिस्टम कौन सा आता है आपका, 3 फेज 3 वायर एसी सिस्टम। ठीक है, इसको नोट करिए। तो अब हम लोग बात करते हैं कि ट्रांसमिशन लाइन जो होती है आपकी, ठीक है, उसके कंस्ट्रक्शन की, किस तरीके से ट्रांसमिशन लाइन को हम कंस्ट्रक्ट करते हैं और क्या क्या कंपोनेंट जो है ट्रांसमिशन लाइन में यूज होते हैं। उन सारे कंपोनेंट को क्या करते हैं हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं, समझते हैं किसका क्या काम होता है। जैसे बहुत सारे कंपोनेंट होते हैं, जैसे आपने ट्रांसमिशन लाइन में है सुना होगा क्या, कंडक्टर होता है। ठीक है, और कंडक्टर के बाद आपके मेन कंपोनेंट की बात करें तो आपके सपोर्ट होते हैं, सपोर्ट का यूज क्यों करते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग अब देखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो इस हेडिंग डालिए, कंस्ट्रक्शनल फीचर ऑफ ट्रांसमिशन लाइन, ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, तो जो भी आपकी ट्रांसमिशन लाइन आप लोग देखते होंगे चारों तरफ, ठीक है, तो इसमें बेसिकली कौन कौन से कंपोनेंट का यूज करके हम लोग इसका ट्रांसमिशन लाइन बनाते हैं। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं वो पहले हम लोग लिख लेते हैं, क्या क्या होते हैं, हेडिंग डालिए, मेन कंपोनेंट ऑफ ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ओवरहेड की हम लोग बात करते हैं, जो आपने देखा होगा ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, उस ट्रांसमिशन लाइन में क्या क्या मेन कंपोनेंट होते हैं उसकी हम लोग बात करते हैं। तो पहले अगर कंपोनेंट की बात करें तो सबसे पहले ट्रांसमिशन लाइन जो होती है वो किसकी बनाई जाती है। तो ट्रांसमिशन लाइन आपकी क्या होती है, आप सबसे पहले तो देखे होंगे मोस्ट इंपोर्टेंट, तो मोस्ट कंपोनेंट ऑफ ट्रांसमिशन लाइन क्या होता है, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन किससे बनती है। सबसे पहला मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट क्या होगा कि ट्रांसमिशन लाइन को हम कंडक्टर देखेंगे कि कंडक्टर का यूज करते हैं। तो कंडक्टर क्या है, पहला क्या हो जाएगा कंपोनेंट, कंडक्टर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं कंडक्टर है, तो ट्रांसमिशन लाइन को कंडक्टर होता है। अब ये कंडक्टर को सपोर्ट की भी जरूरत होती है, क्योंकि आपका क्या है ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बनानी है। तो ओवरहेड ट्रांसमिशन लाइन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इस कंडक्टर को आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी एक ऊपर रखने के लिए। तो वो क्या होगा, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हम लोग नाम लिख लेते हैं लाइन सपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, लाइन सपोर्ट। अब लाइन सपोर्ट की अगर बात करते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट अगर क्या बात करें, और ट्रांसमिशन लाइन में क्या होता है मेन कंपोनेंट, इंसुलेटर्स होते हैं। ठीक है, तो इंसुलेटर लिखिए, थर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, इंसुलेटर। ठीक है, और बात करते हैं क्या होता है, क्रॉस आर्म सुना होगा आपने, क्रॉस आर्म। ठीक है, और कुछ आपके क्या होते हैं मिसलेनियस कंपोनेंट भी होते हैं, मिसलेनियस कंपोनेंट। ठीक है, जैसे आपने देखा होगा जगह जगह पे आपने देखा होगा कि खंबे पे भी या पोल पे भी देखा होगा कि डेंजर प्लेट आपकी लगी होती है। डेंजर प्लेट में आपको क्या दिखाता है कि ये लाइन इतने वोल्टेज की है, आपकी इतने केवीए की लाइन है, तो सिंबल आपका भी दिया होता है उसमें लगा हुआ। ठीक है, तो क्या होता है, डेंजर प्लेट होती है। तो ये मिसलेनियस में आते हैं, जैसे लाइटनिंग अरेस्टर हो गए, लाइटनिंग अरेस्टर हो गए। ठीक है, और अगर बात करते हैं तो फेज प्लेट भी होती है, यानी कि फेज को भी शो करते हैं, फेज प्लेट। ठीक है, तो बहुत सारे आपके मिसलेनियस पार्ट भी होते हैं ट्रांसमिशन लाइन में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं ईटीसी। ठीक है, तो मेन कंपोनेंट की अगर बात करते हैं ट्रांसमिशन लाइन को बनाने के लिए, तो ये कंपोनेंट आपको क्या होते हैं, मेन कंपोनेंट। पहला क्या होता है, कंडक्टर। तो बात करते हैं कंडक्टर की, तो आप लोगों ने पढ़ा होगा, हमने पढ़ाया भी था आपको कि वेरियस टाइप के कंडक्टर का यूज हम लोग करते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए एक एंड से दूसरे एंड के लिए। ठीक है,
तो पावर कंडक्टर का मेन काम क्या है? टू कैरी पावर फ्रॉम सेंडिंग एंड टू रिसीविंग एंड। ठीक है, यही करता है। यानी कि पावर को ट्रांसमिट करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? कंडक्टर का रिक्वायरमेंट होगी। तो कंडक्टर, अब बात करते हैं कंडक्टर की, तो बहुत सारे कंडक्टर आपने पढ़े होंगे। एसीआर कंडक्टर होता है, एल्युमिनियम का भी कंडक्टर यूज करते हैं, स्टील रेनफोर्स्ड कंडक्टर होते हैं। ठीक है, तो अभी फिलहाल हम लोग इतना अभी डिटेल में आपको बताएंगे कौन कौन से कंडक्टर हम लोग पढ़ते हैं। तो बेसिकली आप ये इतना समझिए कि कंडक्टर का यूज क्यों करते हैं हम लोग? पावर को ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, दूसरी बात करते हैं लाइन सपोर्ट की। तो लाइन सपोर्ट क्या होता है? आपने देखा होगा कि लाइन सपोर्ट हम बात कर रहे हैं। तो लाइन सपोर्ट बेसिकली कुछ नहीं होता है। लाइन सपोर्ट आपका क्या होते हैं? जो आपने पोल देखे होंगे, टावर देखे होंगे, ठीक है, यही क्या कहलाते हैं? आपके लाइन सपोर्ट कहलाते हैं। यानी कि ये लाइन को सपोर्ट करते हैं। जैसे आपने देखा है, लाइन सपोर्ट का मतलब क्या है? जो कंडक्टर्स होते हैं, कंडक्टर्स को क्या करते हैं? सपोर्ट करते हैं। जैसे आपका ये पोल है, ठीक है, दो पोल के बीच की दूरी कहलाती है स्पैन। ठीक है, तो अगर हम लोग क्या करते हैं, कंडक्टर को ऊपर क्या करना है? इरेक्ट करना है, तो क्या करोगे? इस पोल से इस पोल के बीच में, तो ये क्या करे? सपोर्टिंग ही तो कंडक्टर को प्रोवाइड कर रहा है। ये क्या कर रहा है? सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, तो पोल हो गया या टावर हो गया, तो बेसिकली इसका मेन काम क्या है? सपोर्टिंग करना और कंडक्टर को, ठीक है, तो मेन काम क्या होता है लाइन सपोर्ट का? कंडक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करना। और क्या होता है कि जो कंडक्टर होता है वो ग्राउंड लेवल से एक सुटेबल हाइट पे भी रखना, वही आपका क्या कहलाता है? टावर या आपका पोल कहलाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो लाइन सपोर्ट होता है ये क्या करता है? टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ कंडक्टर एंड keep at suitable height from the ground। ठीक है, तो ग्राउंड लेवल से क्या होता है? एक सुटेबल हाइट पे रखने के लिए कंडक्टर को क्या करता है? ये टावर का काम होता है। तो बेसिकली ये सपोर्ट क्या है? टावर हो गए, पोल हो गए। ठीक है, यही क्या कहलाते हैं? आपके लाइन सपोर्ट कहलाते हैं। ठीक है, और इंसुलेटर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इंसुलेटर क्या है? तो इंसुलेटर का मेन काम होता है जो कंडक्टिंग पाथ होता है ट्रांसमिशन लाइन के कंडक्टर का जो होता है। ठीक है, और नॉन कंडक्टिंग पाथ की बात करें तो टावर हो गया। तो इसको क्या करता है? ये सेपरेट करता है। तो बेसिकली जो इंसुलेटर का काम होता है वो क्या करता है? कंडक्टिंग पाथ को और नॉन कंडक्टिंग पाथ को सेपरेट करना। कंडक्टिंग पाथ एंड नॉन कंडक्टिंग पाथ सेपरेट करता है। ठीक है, अलग करता है। और अभी हम लोग बात करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे इंसुलेटर कितने टाइप के होते हैं। फिलहाल आप इतना समझिए कि ये क्या करता है? ये कंडक्टर को सपोर्ट, तो बेसिकली यही क्या करता है? इंसुलेटर कंडक्टिंग पाथ और नॉन कंडक्टिंग पाथ को अलग करता है। ठीक है, बात करते हैं क्रॉस आर्म। तो क्रॉस आर्म भी आपने देखा होगा। क्रॉस आर्म क्या होता है? इस तरीके से आपने टावर पे देखा होगा कि क्रॉस आर्म टावर हो गए, या आपने देखा होगा पोल हो गए। तो इस तरीके से आपको देखे होंगे। ठीक है, तो इसमें क्या होते हैं? आपके इंसुलेटर्स लगे होते हैं। तो बेसिकली ये जो होता है ये क्या कहलाता है? आपका क्रॉस आर्म। तो क्रॉस आर्म बेसिकली क्या कर रहा है? क्रॉस आर्म आपका कर रहा है जो भी इंसुलेटर्स होते हैं उन इंसुलेटर्स को एक सपोर्ट देता है। ठीक है, तो क्रॉस आर्म का मेन काम क्या होता है? टू प्रोवाइड सपोर्ट ऑफ इंसुलेटर। ठीक है, ये क्या करता है? इंसुलेटर को सपोर्ट देता है। तो बेसिकली ये आपके मेन पार्ट होते हैं। इन्हीं पार्ट के बारे में पहले हम लोग एक एक करके पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करेंगे। तो चलिए पहले इतना आप नोट कर लिए शॉर्ट में, आप इसको नोट करिए शॉर्ट में। ठीक है, तो इस तरीके से ये सारे कंपोनेंट होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इन्हीं जो भी कंपोनेंट होते हैं आपके ट्रांसमिशन लाइन में, उनको हम लोग
बारी बारी से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला आपका कंपोनेंट था कंडक्टर, ठीक है। तो बेसिकली जो कंडक्टर होते हैं वो किससे बनते हैं, कोई कंडक्टिंग मटेरियल होगा, ठीक है। तो कंडक्टिंग मटेरियल, जो भी आपका कंडक्टिंग मटेरियल होता है, उस कंडक्टिंग मटेरियल का किस तरीके से प्रॉपर्टी होनी चाहिए, क्या क्या चीजें उसमें होनी चाहिए जिससे आपका बेस्ट कंडक्टर एक बन सके, कैसा मटेरियल होना चाहिए, तो उसकी हम लोग कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं, ठीक है। तो उसी कंडक्टिंग मटेरियल का हम लोग क्या बनाते हैं, कंडक्टर बनाते हैं। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे क्या, कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल। तो एक अच्छे कंडक्टर होने के लिए क्या करना है, आपको क्या क्या प्रॉपर्टीज पे ध्यान देना होगा, तो वो प्रॉपर्टीज आप लिख लीजिए पहले, ठीक है। जैसे प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज आपका क्या है, आपका कंडक्टर ऐसा होना चाहिए जिसकी कंडक्टिविटी बहुत हाई होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, और कंडक्टिविटी के साथ साथ में आपकी क्या हो, उसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है वो भी अच्छी होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए अच्छी, क्योंकि अगर मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो आप जानते हैं कि जो विंड लोड होता है, या आपने देखा होगा जो आंधी पानी में जो हवा तेज चलती है तो वो भी एक खतरा रहता है आपका, ठीक है। विंड लोड की बात करें, और कोई मैकेनिकल डैमेज हो सकता है, ठीक है। आपका दो पोल के बीच में क्या होता है, सैग ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। और ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या आपकी इसमें क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, होनी चाहिए एक गुड कंडक्टर की, ठीक है। तो लिखिए प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल शुड हैव, शुड हैव क्या होनी चाहिए, देखिए शुड हैव। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर ऐसा कंडक्टर होना चाहिए जिसकी क्या होती है, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल शुड बी हाई, हाई होना चाहिए, ठीक है। तो कंडक्टिविटी के साथ साथ में आपका क्या है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होगी तो उस केस में क्या होता है, स्ट्रेस या स्ट्रेन की कंडीशन में क्या होता है, एक मैकेनिकल स्ट्रेस लगता है। तो मैकेनिकल स्ट्रेस लगने की वजह से क्या है, कंडक्टर आपके टूटने का भी खतरा रहता है। तो इसलिए क्या होता है, आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होती है उसकी, कंडक्टिंग मटेरियल जो होता है, कंडक्टर जो होता है, उसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि खींचने पे भी क्या होता है, वो आसानी से ना टूटे। तो यहां से सेकेंड पॉइंट लिखेंगे टेंसाइल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ हाई होनी चाहिए, ठीक है। टेंसाइल स्ट्रेंथ कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए, इन ऑर्डर टू विद स्टैंड द मैकेनिकल स्ट्रेस, मैकेनिकल स्ट्रेस, ठीक है। तो मैकेनिकल स्ट्रेस को सहन करने के लिए उसके क्या होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ उसकी अच्छी होनी चाहिए कंडक्टर की, ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करते हैं तो कंडक्टिंग मटेरियल आपका ऐसा होना चाहिए कि कॉस्ट उसकी क्या होती, वो भी कॉस्ट आपकी कम होना चाहिए। जैसा कि हमने आपको बताया था कि कोई भी पावर सिस्टम जब डिजाइन करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कोई पावर सिस्टम की बात क्या करें, कोई भी जब सिस्टम की बात करते हैं तो उसमें कॉस्ट बहुत आपका मेन फैक्टर होता है, कॉस्ट को बहुत ध्यान में रख के किया जाता है, ठीक है। तो अगर कॉस्ट की बात करें तो इसकी कॉस्ट ऐसा मटेरियल होना चाहिए जिसकी कॉस्ट भी कम होनी चाहिए। तो कॉस्ट कम होने की वजह से क्या होता है, जितनी अच्छी आपका क्या होगा, मटेरियल के अच्छे होने के साथ साथ में उसकी कॉस्ट भी कम होगी। अगर कॉस्ट कम होगी तो क्या होगी, कर सकते हैं हम लोग, अधिक दूरी तक उसको हम लोग बचा सकते हैं, ठीक है, अधिक दूरी तक उसको इरेक्ट कर सकते हैं। तो क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग मटेरियल ऐसा होना चाहिए जो इकोनॉमिकल हो, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कॉस्ट ऑफ कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टिंग मटेरियल इज लेस, ठीक है।
is less, so we can used for long distance, ठीक है। यानी कि अधिक दूरी तक अगर आप बिछाना चाहते हैं, ठीक है, तो कंडक्टर ऐसा ना हो कि आपका महंगा बहुत हो, ठीक है, तो इसकी केस में आपका क्या हो, कंडक्टिंग मटेरियल जो भी होता है उसका जो कॉस्ट है वो कम होना चाहिए, ठीक है। ठीक है, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं कंडक्टिंग मटेरियल के होने की, यानी कि इन जो भी कंडक्टिंग मटेरियल आप यूज करते हैं कंडक्टर को बनाने के लिए, तो सारी प्रॉपर्टी आपकी होनी चाहिए। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि आपका जो कंडक्टिंग मटेरियल होते हैं, जैसे एल्युमिनियम हो गया, ठीक है, कॉपर हो गया, तो ये सारे मटेरियल्स क्या हैं, आपके यूज किए जाते हैं। तो बेसिकली कौन कौन से आपके यूज किए जाते हैं पावर को ट्रांसमिट करने के लिए, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो ट्रांसमिशन लाइन को बनाने के लिए जो कंडक्टर यूज किए जाते हैं वो आपके बेसिकली कौन कौन से होते हैं, मोस्टली कौन से होते हैं, मोस्टली मटेरियल कंडक्टिंग मटेरियल। तो कौन कौन से होते हैं मोस्टली, जैसे एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम, कॉपर, कोमा, स्टील, रेनफोर्स्ड कंडक्टर, कोमा गैल्वोनाइज्ड कंडक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से आपके ये सारे कंडक्टर्स का यूज ट्रांसमिशन लाइन में किया जाता है। अब इनमें सबसे बेस्ट आपका अगर बात करते हैं तो मोस्टली आपका कौन सा ट्रांसमिशन लाइन की बात करें चूज करते हैं, तो सबसे ज्यादा आपका क्या होता है, एल्युमिनियम कंडक्टर को तो मोस्टली ये कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं, ठीक है। अब इन कंडक्टिंग मटेरियल में बात करते हैं कौन सा मटेरियल आपका कंडक्टर के लिए सुटेबल होगा। तो सबसे पहले हमने बताया कि कंडक्टिंग मटेरियल के ऐसा मटेरियल हम चूज करते हैं जिससे क्या होता है, आपकी उसमें जो कॉस्ट होती है, कॉस्ट भी आप ध्यान दिया जाता है, और इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी वो भी अच्छी होनी चाहिए, और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी के साथ साथ में उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होनी चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, ये कंडक्टिंग मटेरियल्स होते हैं। अब ये सारे कंडक्टर्स हमने आपको बताए होंगे कि कौन सा कंडक्टर आपका ट्रांसमिशन लाइन में यूज किया जाता है, वो चीज आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये कंडक्टिंग मटेरियल्स का यूज किया जाता है किसी भी कंडक्टर को बनाने के लिए, ठीक है। अब अगर बात करते हैं नेक्स्ट जो कंपोनेंट है आपको ट्रांसमिशन लाइन में, जैसे लाइन सपोर्ट की बात करें, तो लाइन सपोर्ट में आपका क्या है, टावर्स आते हैं या पोल्स आते हैं। तो इन पोल्स या टावर को हम लोग किस तरीके से किस कैटेगरी में बांटते हैं उसको हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट कंपोनेंट की अगर हम लोग बात करते हैं तो हेडिंग डालेंगे लाइन सपोर्ट। तो जैसे कि हमने बताया कि लाइन सपोर्ट क्या है, बेसिकली आपका जो पोल होते हैं या टावर होते हैं उन्हीं को क्या बोला जाता है, लाइन सपोर्ट बोला जाता है, ठीक है। यानी कि जो लाइन को या कंडक्टर को सपोर्ट देते हैं वो क्या कहलाते हैं, आपके लाइन सपोर्ट। अब बात करते हैं कि लाइन सपोर्ट जो बनाए जाते हैं, ठीक है, जैसे टावर हो गए, लाइन सपोर्ट की जब भी हम बात करेंगे तो आपके दिमाग में आना चाहिए आपके पोल या टावर की, ठीक है। तो टावर या पोल जो भी होते हैं उनकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक अच्छे टावर को बनाने के लिए, ठीक है। तो उसका भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो हम ये देख लेते हैं कि जो लाइन सपोर्ट होते हैं ये इनका मेन काम क्या होता है, कंडक्टर को सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। तो हम इसको लिख लीजिए आप, टू प्रोवाइड सपोर्ट, टू प्रोवाइड सपोर्ट द ओवरहेड the overhead overhead conductor on pole
ओवरहेड कंडक्टर, ठीक है। जैसे क्या हो गया, टावर हो गए या पोल हो गए, तो ये सारे क्या होते हैं, आपके सपोर्ट होते हैं, ठीक है, ट्रांसमिशन लाइन को प्रोवाइड करने के। ठीक है, तो अब अगर हम बात करते हैं कि अगर जो भी टावर या सपोर्ट आप बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी बेसिकली क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, क्या क्या आपकी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए एक अच्छे टावर की, ठीक है। तो आप हेडिंग डालिए, लाइन सपोर्ट should have following characteristic, या आप लिख लीजिए प्रॉपर्टीज, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉस्ट की। कॉस्ट भी आप इसमें भी देखेंगे कि कॉस्ट भी ऐसी ना हो कि ज़्यादा हो, ठीक है। तो दूसरी बात करते हैं, चलिए पहला हम लोग लिख लेते हैं क्या, कि जो भी आपका होता है इसकी जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो, टावर या पोल की जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ हो वो कैसी होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए। क्यों हाई होनी चाहिए, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर टावर या पोल बनाते हैं, जैसे मान लिया ये टावर है, ये पोल है, अब इसके ऊपर क्या होगा, कंडक्टर होगा कि नहीं होगा। तो कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर क्या कुछ ना कुछ लोड होगा, ठीक है, यानी कि इसका क्या होगा, वेट होगा। तो इस वेट को क्या करेगा, ये ऐसा होना चाहिए कि ये जो भी हो इसका मैकेनिकल स्ट्रेंथ वो अच्छा होना चाहिए, जिससे ये क्या करे, कंडक्टर का वेट को कंडक्टर के वेट को क्या कर सके, बियर कर सके या सहन कर सके, ठीक है। एक तो ये चीज हो गई, क्योंकि मजबूती क्यों होनी चाहिए, क्योंकि कंडक्टर को आप सपोर्ट दे रहे हो, तो सपोर्ट देने के लिए आप जानते हैं कंडक्टर का भी कुछ वेट होगा। उसी के साथ में अगर हम जानते हैं कि अगर विंड लोड, अगर कंडक्टर आपका क्या होगा, सपोर्ट पे कंडक्टर होगा, तो उस केस में अगर विंड चलती है, हवाएं चलती हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस पर क्या करेगा, उस पर एक लोड लगेगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या होगा कि जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है या हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ इसकी होनी चाहिए, जिससे क्या कर सके, विंड लोड या जो कंडक्टर का वेट है उसको सहन कर सके, ठीक है। दूसरी अगर बात करते हैं कि ऐसा आपका टावर बनना चाहिए या पोल ऐसा होना चाहिए जो आसानी से हम लगा सकें उसको, यानी कि ज़्यादा वेट में ना होना चाहिए। तो लाइट होना चाहिए, लाइट इन वेट, ठीक है। तो भार में है वो क्या, हल्का थोड़ा होना चाहिए, जिससे हम आसानी से उसको उसका ट्रांसपोर्टेशन कर सकें, उसको ले जाया जा सके एक स्थान से दूसरे स्थान तक, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट उसकी कम आए, तो इस तरीके से होना चाहिए। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो थर्ड पॉइंट में आपका ये है कि आपका जो कॉस्ट है, कॉस्ट भी उसकी मिनिमम होनी चाहिए, कम से कम होनी चाहिए, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जैसे आपने देखा होगा कि जो भी पोल या टावर होते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे टाइप्स के आपने देखा होगा कि आरसीसी के पोल होते हैं, वुडन के पोल होते हैं, लकड़ी के पोल होते हैं, स्टील के पोल होते हैं, ठीक है। तो ये चीज हम लोग अभी देखेंगे आगे इसके टाइप्स। तो फिलहाल यही हम देख रहे हैं कि अगर इसकी जो लाइफ की बात करें तो इसकी लाइफ कैसी होनी चाहिए, वो भी अच्छी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका क्या है कि जल्दी से जल्दी खराब हो जाए, तो उसकी लाइफ भी अच्छी होनी चाहिए। दूसरी बात करें, टावर या पोल इस तरीके से होना चाहिए कि वो उसको हम लोग आसानी से लगा सकें, आसानी से एक्सेस कर सकें, एक्सेसिबिलिटी कर सकें उसकी, ठीक है, और मेंटेनेंस भी आसान हो। तो चलिए लिखिए पहला हेडिंग। पहला आप क्या पॉइंट लिखेंगे कि हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्यों होनी चाहिए, क्योंकि टावर के ऊपर क्या होगा, कंडक्टर वेट होगा, कुछ ना कुछ कंडक्टर वेट, और जैसे कंडक्टर वेट हो गया, और जो विंड लोड होता है, जब हवाएं चलती हैं तो क्या होगा, वो कंडक्टर आपका क्या करेगा, झूलेगा, तो उस केस में क्या होगा, एक स्ट्रेस लगेगा कि नहीं, तो स्ट्रेस लगने से क्या होगा, आपके जो सबसे ज्यादा इस पे क्या होगा, टावर या पोल होगा, उस पे क्या करेगा, एक
फोर्स लगाएगा। तो फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा, कंडक्टर में स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए, आसानी से टूटे ना। अगर टूट गया, क्योंकि विंड चलती है, तो उस केस में क्या होगा, आप जनरली देखते होंगे टावर या पोल जो होते हैं टूट जाते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ उनकी थोड़ी कमजोर हो जाती है, कम होती है। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या होता है उनका, इस पे भी ध्यान दिया जाता है कि आपका कंडक्ट जो भी पोल हो या टावर हो, उसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो विंड लोड। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक अच्छे टावर की या अच्छे पोल की, तो वो होनी चाहिए लाइट इन वेट। नेक्स्ट क्या है, लाइट इन वेट। लाइट इन वेट क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप उसको आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सके। ठीक है, तो लाइट इन वेट। दूसरी चीज, तीसरी अगर पॉइंट की बात करें, तो तीसरे पॉइंट क्या है, चीप इन कॉस्ट। चीप इन कॉस्ट, कॉस्ट में थोड़ा सस्ता होना चाहिए। ठीक है, आसानी से अवेलेबल हो, आसानी से मिल सके। नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो क्या होना चाहिए, लॉन्गर लाइफ। लॉन्गर लाइफ, ठीक है, यानी कि आसानी से मिल सके। तो इस तरीके से ये कुछ आपकी प्रॉपर्टीज होती हैं टावर या लाइन सपोर्ट की, जिससे ये सारी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। पहला क्या है, हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। क्यों होना चाहिए, क्योंकि कंडक्टर का भी कुछ वेट होगा, तो उसको बियर करने के लिए। अब विंड लोड होगा, विंड जब हवाएं चलती हैं तो उस केस में पोल या टावर के टूटने के डर रहता है, तो इसलिए क्या होता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी होनी चाहिए। दूसरे पॉइंट की बात करें, लाइट इन वेट, यानी कि भार में थोड़ा हल्का होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि आप एक स्थान से दूसरे स्थान तक पोल या टावर को आसानी से ले जाया जा सके। ठीक है, ऐसे ही एक बात करें चीप इन कॉस्ट, यानी कि जो टावर या पोल है उसकी कॉस्ट भी कैसी होनी चाहिए, थोड़ी सस्ती होनी चाहिए। बात करें लॉन्गर लाइफ, टावर या जो भी पोल है उसकी लाइफ क्या हो, जीवन काल अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुछ मेन पॉइंट हैं आपके, इसको आप याद रखिएगा। ये सारे टावर के कैरेक्टरिस्टिक हैं या प्रॉपर्टीज हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि ये टावर या प्रॉपर्टीज जो हैं, तो बेसिकली किस टाइप के, कितने टाइप के आपके टावर होते हैं या कितने टाइप के लाइन सपोर्ट होते हैं, तो उनको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके लिखते हैं। ठीक है, इतना नोट करिए पहले। तो इस तरीके से हमने देखा प्रॉपर्टीज लाइन सपोर्ट या टावर की कि क्या क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अब बात करते हैं कि कितने टाइप के आपके पोल होते हैं, ठीक है, या टावर होते हैं। तो पहले हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ लाइन सपोर्ट। लाइन, तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ लाइन सपोर्ट। टाइप्स ऑफ लाइन सपोर्ट। तो सपोर्ट की बात करें हमेशा लाइन सपोर्ट की, तो वहां पे आप टावर या पोल का दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये क्या होता है, एक वुडन पोल। वुडन पोल मीन्स लकड़ी के पोल्स भी बनाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें तो दूसरा क्या होता है, आपने सुना होगा स्टील पोल। स्टील के पोल देखे भी होंगे, तो दूसरा क्या हो जाएगा, स्टील पोल। ठीक है, स्टील पोल आपने जनरली देखे होंगे। थर्ड अगर बात करते हैं कि कौन कौन से आपके लाइन सपोर्ट होते हैं, तो आरसीसी पोल आपने देखा होगा। आरसीसी का मतलब क्या होता है, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। ठीक है, थर्ड हो गया। फोर्थ की अगर बात करें तो फोर्थ आपने देखा होगा जो लेटेस्ट टाइप के टावर होते हैं, क्या होते हैं, लेटेस्ट टावर। ठीक है, अभी हम लोग बात करेंगे इनके, अलग अलग बात करेंगे इन सब के बारे में। तो ये क्या होते हैं, सारे टाइप्स के आपके लाइन सपोर्ट होते हैं। वुडन पोल के भी होते हैं, स्टील पोल के होते हैं। ठीक है, और आरसीसी के पोल भी यूज किए जाते हैं, लेटेस्ट टावर होते हैं। तो बात करते हैं स्टील पोल की, तो स्टील पोल में भी आपके 3 टाइप के पोल आते हैं।
तो 3 टाइप के पोल कौन कौन से होते हैं स्टील टाइप में? तो स्टील टाइप में आपने सुना होगा कि एक रेल पोल होते हैं, रेल के जैसे आपका स्ट्रक्चर होता है, टेबुलर टाइप के होते हैं, ठीक है, टेबुलर टाइप के होते हैं, और एक आपके क्या होते हैं, रोल्ड स्टील जॉइंट के टाइप के होते हैं, ठीक है। तो इनके भी कितने होते हैं? 3 टाइप के होते हैं ये। पहला होता है रेल पोल, रेल पोल, सेकंड होता है टेबुलर, टेबुलर टाइप पोल, और थर्ड होता है इसमें, फर्स्ट सेकंड, थर्ड होता है क्या, रोल्ड स्टील जॉइंट, ठीक है। तो इस टाइप के क्या होते हैं? स्टील पोल होते हैं 3 टाइप के। वुडन पोल होते हैं, अब इनके बारे में हम थोड़ा थोड़ा लिख लेते हैं या समझ लेते हैं, ठीक है। तो पोल की बात करें तो सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे वुडन पोल, वुडन पोल, ठीक है, जो लकड़ी के आपके पोल होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये आपके ए और एच टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। कैसे बने होते हैं? ए या एच टाइप के स्ट्रक्चर के होते हैं, स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इनको हम लोग बना लेते हैं, किस तरीके से बनाते हैं, ठीक। तो जनरली आपके जो लकड़ी के पोल होते हैं या वुडन पोल होते हैं, ये ए और एच टाइप के स्ट्रक्चर के ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये हमने बताया है ए टाइप का स्ट्रक्चर आपको देख रहे होगे, ये क्या है? एच टाइप का स्ट्रक्चर देख रहे होगे, ठीक है। ये आपके इंसुलेटर्स लगे हैं। तो इस तरीके से ये आपके वुडन पोल जो होते हैं वो बेसिकली ए और एच टाइप के ही स्ट्रक्चर के होते हैं, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करते हैं कि ये पोल कहाँ यूज किए जाते हैं, तो जनरली जो आपके पोल ये क्या होते हैं, वुडन पोल, ये बेसिकली आपका जहाँ पे रूरल एरियाज जो होते हैं वहाँ पे आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो रूरल एरियाज में क्या होते हैं, वुडन पोल का यूज़ किया जाता है। अब वुडन पोल जो होते हैं हमने देखा होगा या आप लोगों ने भी देखा होगा, जो इसकी जो स्पैन लेंथ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो इसकी जो स्पैन लेंथ क्या होती है, वो लगभग आपकी 50 मीटर की दूरी पे ये लगाए जाते हैं, ठीक है। अब 50 मीटर की दूरी पे लगाए जाते हैं, तो स्पैन की बात करते हैं। तो स्पैन मतलब क्या होता है? स्पैन का मतलब ये होता है कि 2 पोल के बीच की दूरी, यानी कि एक पोल आप ए लगा रहे हो और एक दूसरा जो पोल लगाओगे वो 50 मीटर की दूरी पे लगाओगे, ठीक है। तो स्पैन लेंथ क्या है? 2 पोल के बीच की दूरी क्या कहलाती है? स्पैन लेंथ। तो वुडन पोल अगर लगाते हो तो उस केस में 2 पोल के बीच की दूरी कितनी होती है? 50 मीटर की रखी जाती है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट इनके कुछ बातें हैं वो आप याद रखिए। जैसे ये क्या होते हैं, अर्बन एरियाज में यूज किए जाते हैं। और एक चीज और याद रखेंगे कि जो वुडन पोल बनाए जाते हैं वो बेसिकली किसके बनाए जाते हैं, किस लकड़ी के बनाए जाते हैं? तो बेसिकली ये सागौन की लकड़ी होती है, ठीक है। तो सागौन की होती है जिसमें, या चीर की लकड़ी होती है, आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्या होते हैं, ये उसके पोल बनाए जाते हैं बेसिकली। तो कुछ पॉइंट हैं इसमें लिख लीजिए। तो ये क्या है? पहला, वुडन पोल जो होते हैं वो ए एंड एच स्ट्रक्चर टाइप के होते हैं, ठीक है। दूसरा अगर पॉइंट की बात करें तो हम लोग लिख सकते हैं इसमें क्या होती है, स्पैन लेंथ जो होती है इसकी, स्पैन लेंथ अप टू 50 मीटर, 50 मीटर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगर कुछ बात करें इसमें, तो ये क्या है, ये बेसिकली किसके बने होते हैं? वुड, ठीक है। ये क्या होती है? चीर या सागौन की लकड़ी होती है, सॉल, ठीक है। और बात करें मेड ऑफ सीजन, ठीक है। यूज की बात करें तो ये का यूज कहाँ किया जाता है? यूज्ड इन अर्बन एरियाज, अर्बन एरियाज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन पर्पस, डिस्ट्रीब्यूशन पर्पज के लिए इनका यूज किया जाता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हैं, इन पॉइंट को आप याद रखिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होते हैं, हमारे वुडन पोल होते हैं।
तो वुडन पोल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें कुछ कमियां होती हैं, ठीक है। तो इसको कमियों को क्या किया जाता है, इनको दूर करने के लिए हम लोग और टाइप के पोल का यूज करते हैं। जैसे अगर बात करें तो इसमें कमियां क्या क्या होती हैं, लिमिटेशंस क्या होती हैं, तो आप हेडिंग डालेंगे पहले लिमिटेशन ऑफ वुडन पोल। वुडन पोल क्या होती है, तो लिमिटेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो क्या होते हैं, अगर लकड़ी का पोल होगा तो उसके रूट क्या होते हैं, उसमें खराब होने के चांसेस जल्दी होते हैं, ठीक है। तो अगर खराब होने के चांसेस जल्दी होते हैं तो उसमें क्या होगा, उसकी जो लाइफ होगी वो भी कम होगी, ठीक है। तो जो ग्राउंड पे आप जब उसको लगाते हैं तो ग्राउंड के जो रूट होते हैं, ठीक है, जो भी पोल का रूट होता है या जड़ होती है वो उसमें दीमक लगने की खतरा रहता है, ठीक है, लकड़ी का अगर पोल होगा। तो इसमें लिख लेते हैं रूट बिलो द ग्राउंड लेवल, रूट बिलो द ग्राउंड लेवल, एक तो ये दिक्कत आती है। दूसरी अगर बात करें तो दूसरी बात करें कि ये जब जल्दी खराब हो जाएगी तो इसमें क्या होगी, स्मॉल लाइफ ये कितनी होती है, लगभग 20 to 25 ईयर्स, ठीक है, यानी कि 20 से 25 साल तक इनकी लाइफ होती है। बात करते हैं कि ये जो अगर वुडन पोल का यूज करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं 20 kV से ज़्यादा इसका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, कैन नॉट बी यूज्ड मोर देन 20 kV। 20 kV लाइन से ज़्यादा लाइन के लिए आप इनका यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो इसमें जो वुडन पोल होते हैं उनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होती है, अदर के मुकाबले कम होती है। तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ कैसे होती है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ लो मैकेनिकल स्ट्रेंथ होती है, ठीक है। और क्या बात होती है इसमें, तो इस तरीके से ये क्या होते हैं, ये सारे डिसएडवांटेज हैं, आप कह सकते हो लिमिटेशन या डिसएडवांटेज, ठीक है। तो इन्हीं डिसएडवांटेज की वजह से हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग पोल का भी यूज करते हैं। जैसे आपने स्टील पोल सुना होगा, आरसीसी पोल सुने होंगे, तो इन सारे पोल्स का यूज किया जाता है आगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्टील पोल की, ठीक है, स्टील पोल। तो बेसिकली स्टील पोल जो होते हैं वो दो तीन टाइप के आपके पोल होते हैं। कौन कौन से होते हैं, रेल पोल होते हैं, रेल पोल। सेकंड जो होता है वो टेबुलर टाइप पोल, और थर्ड जो होता है वो कौन सा होता है, थर्ड जो होता है रोल्ड स्टील जॉइंट्स, ठीक है। तो ये तीन टाइप के आपके पोल होते हैं स्टील में। अब स्टील पोल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये पोल क्या होते हैं, बेसिकली वुडन पोल से अच्छे होते हैं, ठीक है। इनकी लाइफ भी अच्छी होती है और इनकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी अच्छी होती है, ठीक है। तो इसमें कुछ लिख लेंगे पॉइंट, ये क्या होते हैं, पॉइंट क्या लिखिए इसमें, लॉन्गर लाइफ देन वुडन पोल से इनकी लाइफ ज़्यादा होती है। नेक्स्ट पॉइंट की अगर बात करें तो स्ट्रेंथ भी कैसी होती है, अच्छी होती है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ इज ग्रेटर देन वुडन पोल, ठीक है। और अगर बात करें इसके स्पैन लेंथ की तो इसकी स्पैन लेंथ भी क्या होती है, उससे ज़्यादा होती है। तो ग्रेटर स्पैन लेंथ कंपेयर टू वुडन पोल, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं आपके स्टील पोल के एडवांटेज कह सकते हैं हम लोग, या क्वालिटी होती है उसमें, ठीक है।
तो चलिए आज फिलहाल हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।